हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीटी हैक। मेरा नाम है वैभव और मैं हूं एक सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम पेयर्स बना सकते हैं अपने रीऑर्डर पैराग्राफ में। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके हमारे रीऑर्डर पैराग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स ट्राई एंड डेल्व इनटू द क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने सेंटेंसेस हैं। तो इसमें हमारे पास सेंटेंसेस हैं 4। एक बार उनको रीड कर लेते हैं क्विकली। तो नॉट ओनली डज इट ब्रेक थ्रू द ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट अ ईयर बिफोर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो बोल रहा है इट। तो अभी तक हमें पता नहीं है कि इट एक्चुअली मींस व्हाट। तो लेकिन हम इसको ध्यान में रखेंगे कि ये ओपनिंग सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट कंटेन्स द वर्ड इट एंड वी डोंट नो येट कि इट हमें क्या बताना चाह रहा है। तो उसके बाद देखते हैं इट आल्सो कंटिन्यूज अ नाउ 10 मंथ लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ मंथ्स दैट आर द हॉटेस्ट एवर अकॉर्डिंग टू नासा डेटा। तो नासा का कुछ डेटा था, उसमें भी जो हॉटेस्ट मंथ्स थे उसमें उसके बाद भी हमारे 10 मंथ्स की एक लॉन्ग स्ट्रीक आ रही है इस वाले रिकॉर्ड में। Now, see, the Earth just had the hottest month in recorded history, and it's even worse than normal. Okay, तो Earth का अभी hottest month हुआ है recorded history में भी। And उसके बाद देखते हैं the National Oceanic and Atmospheric Administration calculates temperature slightly differently. तो यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा ध्यान डायरेक्टली यहाँ पे चले जाना चाहिए कि यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम आया था जो कि था नासा। तो उसके बाद हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ये बोल रहा है कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कैलकुलेट्स टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंटली। तो अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इट कैलकुलेट्स टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट, कि मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये अपना जो टेम्परेचर है ये डिफरेंटली कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी सिर्फ दो ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में बात हो सकती है। तो पहला है नासा और दूसरा है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों की बात हो रही है। तो देखते हैं इसमें से पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है पेयर में। तो नासा डेटा जब आएगा उसी के बाद हम बोल पाएंगे कि हम स्लाइटली डिफरेंटली टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये हमारा पहले आ जाएगा तो इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज सेइंग दैट इट कैलकुलेट्स टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंटली। तो हमें इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे कि टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करता है स्लाइटली डिफरेंटली फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता चल गया कि पहले हमारा ए आएगा और बाद में हमारा सी आएगा। तो ये दोनों अगर पक्के होगा तो उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कोई पेयर बन रहा है, और अगर पेयर बन रहा है तो उसमें कौन सा ऊपर आएगा पेयर में, कौन सा नीचे आएगा। तो देखते हैं उसमें आ रहा है कि द अर्थ जस्ट हैड द हॉटेस्ट मंथ इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड इट्स इवन वर्स देन नॉर्मल। ओके, उसके बाद बोल रहा है वो द रिकॉर्ड कम्स इन अ रन ऑफ अनप्रेसिडेंटली हॉट मंथ्स। तो अगर आपको अनप्रेसिडेंटली का मतलब नहीं पता है तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि द रिकॉर्ड, नाउ द रिकॉर्ड मींस समथिंग स्पेसिफिक। याद करिए कि उस वाले प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था द मींस स्पेसिफिक। तो ये एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है तो ये ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें अभी रिकॉर्ड पता ही नहीं है इस वाले सेंटेंस का। तो ऊपर अगर हम ये वाला लगाते हैं अभी देखा गया है, तो हॉटेस्ट मंथ अगर अभी देखा गया है तो उसके बाद ही हमारा द रिकॉर्ड आ सकता है कि एक नया रिकॉर्ड सा बन गया, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी हमें एक हॉटेस्ट मंथ मिला है, उससे भी ज्यादा एक हॉटेस्ट मतलब मंथ मिला है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला सेंटेंस फिट आएगा कि पहले हमारा द हॉटेस्ट मंथ के बारे में बात हो रही है इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसके बाद जो रिकॉर्ड बना है वो उसी के बारे में बात कर रहा है, तभी उसने यहाँ पे लगाया है द। तो द रिकॉर्ड मींस इट इज पॉइंटिंग टू दिस थिंग। सो हम D को हम ऊपर रखेंगे और B को हम नीचे रखेंगे। तो हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं अब तक, एक बन गया है A और C का और दूसरा बन गया है B और D का। तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम B और D का पेयर ऊपर रख के देखेंगे और हम फिर A और C का पेयर ऊपर रख के देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे दो पेयर्स हैं AC और BD। तो देखते हैं कि कौन सा हमारा एप्रोप्रिएट रहेगा। एक पैटर्न हमारा बनेगा ACBD और दूसरा हमारा बनेगा BDAC। तो पहले इस वाले पेयर को देखते हैं। तो पहले हमारा सेंटेंस आना चाहिए A, नॉट ओनली डज इट ब्रेक। नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि इट क्या है, इट कौन है, इट किसके बारे में बात हो रही है। सो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो ये वाला पैटर्न तो हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या, अगर हमारा ये फाइनल पैटर्न आया है तो क्या इससे हमारा पूरा लॉजिकल सेंस बन रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि BDAC, B as in the earth just had the hottest month in recorded history and it is even worse than normal. Okay, then D, the record comes in a run of unprecedentedly hot months. ठीक है, तो ये वो इसी के बारे में पॉइंट कर रहा है। Then
नॉट ओनली डज इट ब्रेक थ्रू द ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट अ ईयर बिफोर। हाँ, तो अब ये सेंस कर रहा है बिकॉज नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू रिकॉर्ड ओनली। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि द रिकॉर्ड कम्स इन अ रन ऑफ अनप्रेसिडेंटेडली हॉट मंथ्स, मतलब जो अभी का जो रिकॉर्ड बना है, नाउ इट कम्स इन अ रन ऑफ अनप्रेसिडेंटेडली हॉट मंथ्स। अनप्रेसिडेंटेडली का मतलब होता है कि नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब तो अनप्रेसिडेंटेडली का मतलब होता है कि जो पहले ना हुआ हो। तो ये जो रिकॉर्ड है, नाउ इट कम्स इन अ रन ऑफ अनप्रेसिडेंटेडली हॉट मंथ, जो पहले कभी हॉट मंथ्स नहीं हुए थे उसमें ये रिकॉर्ड हमारा नया बना है। देन हमारा आ गया सी, सॉरी हमारा आ गया ए। तो नॉट ओनली डज इट ब्रेक थ्रू द ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट अ ईयर बिफोर, राइट। सो नाउ इट मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं इस नए वाले रिकॉर्ड की। सो दी इट नाउ it is actually pointing to this record new. So not only does the new record break through the all time record set a year before, तो नॉट ओनली ये जो नया वाला रिकॉर्ड है, नॉट ओनली डज इट ब्रेक थ्रू the all time record set a year before, it also continues a now 10 month long streak of months that are the hottest ever according to NASA data। और देन हमारे NASA डेटा और इसका कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलेगा कि जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है इट कैलकुलेट्स टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंटली देन NASA डेटा। इसका सेंस अब पूरा प्रॉपर बन गया है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम कैसे कैसे हिंट्स को पिकअप करके हम जल्दी से जल्दी सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, आपस में पेयर्स बनाएंगे और फिर डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम एक अपना बेस्ट सूटेबल पैटर्न चूज करेंगे जिसका परफेक्ट लॉजिकल सेंस बनेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। तो उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या वो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें। तो पहले पढ़ते हैं, द कार्बन सिंक इज अ रिजर्वॉयर केपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग कार्बन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। तो कार्बन सिंक की डेफिनेशन बता रहा है कि बेसिकली कार्बन सिंक क्या होता है। उसके बाद उसने बोला है कि सॉइल हैज द पोटेंशियल टू रिमूव एन एस्टिमेटेड इतने गीगाटन्स ऑफ CO2 पर ईयर। तो सॉइल के बारे में उसने कुछ बताया है कि इट हैज सम पोटेंशियल। उसके बाद उसने बोला है द सॉइल। अब आपके दिमाग में पहले तो यही आएगा कि द सॉइल के बारे में बात हो रही है, तो द सॉइल पे ध्यान दो एंड द के बारे में वो कुछ स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब। पर यहाँ पे हमें उतना दिमाग नहीं लगाना बिकॉज यहाँ पे वो उसने बता ही दिया है कि वो कौन सा सॉइल के बारे में बात कर रहा है। सो द सॉइल दैट सिट्स राइट अंडर आवर फीट, जो हमारे पैरों के नीचे सॉइल होता है वो उस सॉइल की बात कर रहा है। द यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं बताया होता तब हम दिमाग लगा दें कि वो कौन से सॉइल के बारे में बात कर रहा है। सपोज अगर ये ऐसा होता, द सॉइल कुड बी एट द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तब हमें ये फिगर आउट करना होता कि ये कौन से सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। मगर राइट नाउ ये एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया है कि वो कौन से सॉइल के बारे में बात कर रहा है। सो द सॉइल जो हमारे पैरों के नीचे होता है, इट कुड बी एट द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज as it has a huge potential to act as a carbon sink। Okay, तो कार्बन सिंक उसने यहाँ पे भी बोला था, मैं बस एक नोट कर रहा हूँ चीज को। Then in doing so, ऐसा करते हुए it lowers the concentration of CO2 from the atmosphere। तो ये तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस को हम ऊपर नहीं रखेंगे बिकॉज हमें ये भी नहीं पता है कि इन डूइंग व्हाट, एंड हमें अभी इट भी नहीं पता है। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कुछ कार्बन सिंक के बारे में और यहाँ भी कुछ कार्बन सिंक है, तो क्या हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से? देखते हैं उसका सेंस क्या बनता है। तो जो सॉइल है विच सिट्स राइट अंडर आवर फीट कुड बी एट द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो क्लाइमेट चेंज का रीजन हो सकता है एंड इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक। देन carbon sink is a reservoir capable of accumulating and storing carbon for an indefinite period। तो इसके बाद अगर मैं ये लगा दूं तो वो बेसिकली इसका ही एक एक्सटेंशन बन जाएगा कि पहले उसने कार्बन सिंक के बारे में बताया है कि it has a some soil has a potential to act as a carbon sink। देन वो कार्बन सिंक के बारे में बताएगा कि it is a reservoir capable of accumulating and storing carbon for an indefinite period। तो हमारा एक पेयर तो फिक्स हो गया। सी के बाद हमारा आना है ए। हम इसको दूसरी तरीके से भी देख लेते हैं कि कहीं इसका ऑपोजिट ट्रू तो नहीं है। तो कार्बन सिंक के बारे में उसने पहले ये बताया है कि वो ऐसा होता है। देन द सॉइल दैट सिट्स राइट अंडर आवर फीट, नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल भी सेंस नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि यहाँ पे सॉइल का और इस वाले सेंटेंस का मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है। सो इट विल बी ओनली सी विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन एंड ए विल बी एट द सेकंड पोजीशन इन द पेयर। तो हमारा एक पेयर बन गया। सी के बाद हमारा आना है ए। उसके बाद हमारा बचा बी और डी। तो देखते हैं इन दोनों में कनेक्शन होता है या नहीं।
तो बी कह रहा है कि सॉइल हैज द पोटेंशियल टू रिमूव एन एस्टिमेटेड 1.09 gigatons ऑफ CO2 पर ईयर। एंड डी कह रहा है कि इन डूइंग सो इट लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो गाइस, अब एक बार चीज देखते हैं। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार बिल्कुल सेंस बना रहा है कि सॉइल हैज द पोटेंशियल टू रिमूव, वो एस्टिमेटेड 1.09 gigatons ऑफ CO2 पर ईयर हटा देता है, then in doing this it lowers the concentration of CO2 from the atmosphere। तो आप बोलोगे कि ये बिल्कुल सेंस बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैं इसका रीजन बताता हूं कि ये बोल रहे हैं इन डूइंग सो, मतलब वो करते हुए। तो यहाँ पे वो कुछ कर नहीं रहा, यहाँ पे उसने सिर्फ बताया है कि सॉइल हैज द पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल है बट वो अभी उसको कर नहीं रहा है। सो ये डी हमारे बाद में नहीं आएगा, डी हमारा आएगा पहले। तो एक बार पहले करके देखते हैं कि आता है या नहीं। सो इन डूइंग सो इट lowers the concentration of CO2 from the atmosphere। वैसा करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कर देता है। देन सॉइल हैज द पोटेंशियल टू रिमूव एन एस्टिमेटेड 1.09 gigatons ऑफ CO2। तो बिल्कुल ठीक सेंस कर रहा है, बिकॉज वो बोल रहा है कि इट लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देन वो कितना लोअर करता है वो उसने एक नंबर यहाँ पे दे दिया है। तो हमारा बिल्कुल सेंस बना रहा है अगर हम डी के बाद बी को लेके आए। तो अब तक हमारे पास दोनों पेयर्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट है ADB और सेकंड है CA। तो हमें ये तो पता है कि या तो हमारा कॉम्बिनेशन DBCA होगा या तो हमारा कॉम्बिनेशन CADB होगा। तो हम दोनों को एक बार अरेंज करके देख लेते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स सी DBAC। तो इन डूइंग सो इट लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लाइक आई सेड इन द अर्लियर टाइम, कि इन डूइंग व्हाट। अभी हमें ये नहीं पता है कि किसको करते हुए, एंड हमें ये भी नहीं पता है कि इट क्या बोल रहा है कि व्हाट लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हमें इन दोनों चीजों के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हमारे पास बचा CADB। तो एक बार चेक कर लेते हैं विदाउट फर्स्ट मार्किंग द आंसर एज CADB। हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारा इस पैटर्न में अगर हम सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं तो क्या एक हमारा लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है या नहीं। तो CADB में हमारा आएगा द सॉइल दैट सिट्स राइट अंडर आवर फीट कुड बी एट द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो सॉइल हमारा फ्रंट लाइंस हो सकता है एज इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो वो कार्बन सिंक की डेफिनेशन बताएगा। तो दोनों सेंटेंस कनेक्टेड हैं। देन कार्बन सिंक की डेफिनेशन बताने के बाद वो बताएगा कि इन डूइंग सो, इन डूइंग सो मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं एक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग कार्बन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। तो ये है हमारा सो, मतलब वो कह रहा है इन डूइंग सो यानी कि इन एक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग कार्बन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड it lowers the concentration। Now it here refers to the carbon sink। So carbon sink lowers the concentration of CO2 from the atmosphere। तो यहाँ हमें पता चला कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये बिल्कुल लॉजिकल सेंस बन रहा है, और अब हम इसे अपने आंसर बॉक्स में ड्रैग कर देंगे। तो ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 5 सेंटेंसेस होंगे क्वेश्चन में तो हम उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। एंड हम वही वाली टेक्निक्स लगाएंगे जो हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में सीखी थी, जो उसी तरीके से हम कॉम्बिनेशंस बिठाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या सेंटेंसेस कह रहे हैं। तो ए पार्ट है मोर एडवांस्ड वेरिएबल्स कलेक्ट डेटा ऑन अ पर्सन्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। Their aim is to produce stretchy, robust, flexible membranes that incorporate advanced sensors and have the ability to self-heal. Okay. Developers of e-skins, however, are setting their sights higher. Okay. Better known electronic wearable is an activity tracker which typically senses movement and vibrations to give feedback on a user's performance. Okay. Electronic skin is categorized as an electronic wearable, a smart device worn on the surface of the skin to extract and analyze information relating to the wearer। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल की बात हो रही है जो सेंस करती है कुछ इंफॉर्मेशन, उसको कुछ प्रोसेस करती है, उसके बाद कुछ आउटपुट देती है। तो मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि अगर मैं देखूं बी और सी सेंटेंस को, तो डेवलपर्स ऑफ ई स्किन्स, तो पहले तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि ई स्किन्स कभी भी पहले नहीं आ सकता। मतलब पैराग्राफ का ओपनिंग स्टेटमेंट इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पर इसका एक मतलब प्रॉपर फॉर्म है। तो ये वाला हमेशा पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। एंड देन हम देखते हैं कि डेवलपर्स ऑफ ई स्किन हाउएवर आर सेटिंग देयर साइट्स हायर, मतलब कि वो अपने जो साइट्स हैं वो हाई कर रहे हैं, वो और कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके बारे में।
एंड उसी के ऊपर जो सेंटेंस है वो बोल रहा है देयर एम इज टू प्रोवाइड स्ट्रेची रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स दैट इनकॉर्पोरेट एडवांस्ड सेंसर्स एंड हैव द एबिलिटी टू सेल्फ हील। तो इसका मतलब है कि मेरे दो पेयर्स तो फिक्स हो गए, सॉरी मेरा एक पेयर फिक्स हो गया जिसके दो सेंटेंसेस हैं सी एंड बी। तो सी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ई का ये स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल। तो उस एक इलेक्ट्रॉनिक स्किन के बारे में कुछ इन्होंने बताया है कि वो क्या क्या होता है, उससे क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ई के बाद क्या हमारा बी और सी को छोड़ दे तो डी आ सकता है। तो ई के बाद अगर डी आएगा तो और बेटर नोन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल के बारे में बात हो रही है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल के बारे में बात हो रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। देन हम ई के बाद ये भी एक बार लगा के देखते हैं कि अगर मैं इसमें बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल अ स्मार्ट डिवाइस born on the surface of the skin। उसके बाद बोल रहे हैं more advanced variables collect data on the person's heart rate। तो यहाँ भी वो वेरिएबल्स का ही कुछ एक आगे एक्सटेंशन कर रहा है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूं कि ई के बाद डी आ सकता है या ई के बाद ए आ सकता है, तो फिलहाल चलिए मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ई को मैं डी के साथ एक बार बनाने की क्वेश्चन कर तो सी हमारा ऊपर आएगा और बी हमारा नीचे आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ई का ये स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल। तो उस एक इलेक्ट्रॉनिक स्किन के बारे में कुछ इन्होंने बताया है कि वो क्या क्या होता है, उससे क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ई के बाद क्या हमारा बी और सी को छोड़ दे तो डी आ सकता है। तो ई के बाद अगर डी आएगा तो और बेटर नोन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल के बारे में बात हो रही है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल के बारे में बात हो रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। देन हम ई के बाद ये भी एक बार लगा के देखते हैं कि अगर मैं इसमें बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल अ स्मार्ट डिवाइस born on the surface of the skin। उसके बाद बोल रहे हैं more advanced variables collect data on the person's heart rate। तो यहाँ भी वो वेरिएबल्स का ही कुछ एक आगे एक्सटेंशन कर रहा है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूं कि ई के बाद डी आ सकता है या ई के बाद ए आ सकता है, तो फिलहाल चलिए मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ई को मैं डी के साथ एक बार बनाने की कोशिश करता हूं कि उसके साथ कौन सा पेयर जा रहा है। तो a better known electronic variable is an activity tracker which typically senses movements or vibrations to give feedback। तो ये एक ट्रैकर है, better known ट्रैकर है which typically senses movements or vibrations। Then more electronic variables collect data on a person's heart rate। तो ये मुझे इसका एक्सटेंशन बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि typically senses movements और vibrations to give feedback on the user's performance। और यहाँ बोल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा एक एडवांस वेरिएबल होता है which collect data on a person's heart rate and blood pressure। तो ये मुझे इसका एक ज्यादा एक्सटेंशन बेटर लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा कि हमारा डी के बाद आएगा ए। तो अभी क्योंकि मुझे ई की पोजीशन नहीं पता है तो मैं ई को एक चार पॉसिबल पोजीशंस मार्क कर लूंगा। या तो ई यहाँ हो सकता है, या ई यहाँ हो सकता है, या ई यहाँ हो सकता है, या फिर हाँ ई यहाँ हो सकता है। तो ई की 4 पॉसिबल पोजीशंस हैं। तो एक बार हम देखते हैं चारों में लगा के कि कहाँ बेटर सेंस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ई सी बी में तो इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल, ये हो गया। उसके बाद इस सी को लगाएंगे डेवलपर्स ऑफ ई स्किन्स हाउएवर आर सेटिंग देयर गोल्स हायर। नाउ पे अटेंशन गाइस, ई के बाद सी आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज यहाँ ये बात कर रहा है टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं देयर डेवलपर्स आर सेटिंग देयर साइट्स हायर, कि मतलब वो और कुछ ढूंढना चाह रहे हैं और एडवांस होना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। तो मैं इसी बात पे इसको कर दूंगा क्रॉस। तो ये ई यहाँ नहीं आ सकता है, तो अब देखते हैं कि ई क्या यहाँ आएगा। तो कॉम्बिनेशन बनेगा सी बी एंड ई। तो हम देखेंगे कि सी डेवलपर्स ऑफ ई स्किन्स हाउएवर आर सेटिंग देयर गोल्स हायर। देन हम जाएंगे बी पे, देयर एम इज टू प्रोड्यूस दिस। देन हम आएंगे ई पे, इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज एन ये। तो पहले हम बात कुछ कर रहे थे डेवलपर्स की, उसके बाद कि वो क्या एम कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन पे डेफिनेटली नहीं आएंगे। डेफिनेशन हमारी पहले होती है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो ये भी हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन एलिमिनेट हो जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है ई के 2 अगेन। देन डी ए ई एक बार लगा के देखते हैं। तो अब बेटर नोन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल इज एन एक्टिविटी ट्रैकर व्हिच डज समथिंग। देन ई के बाद आ गया हमारा डी के बाद आ गया हमारा ए।
Then more advanced variables collect data on a person's heart rate and blood pressure. Okay. Then electronic skin is categorized as an electronic variable. Then again देखिए कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा कि अगर हम पहले एडवांस वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं which collects data on a person's heart rate and blood pressure, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन कभी भी नहीं देंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल होता है, एक स्मार्ट डिवाइस होता है जो ऐसा करता है। तो ये भी हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हट गया। तो हमारा बचा लास्ट में ये ई, डी और ए। तो एक बार हम इसको सेंस बना के देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं। तो पहले हमारी उसमें डेफिनेशन आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन इज कैटेगराइज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल, जो एक स्मार्ट डिवाइस होता है। उसके बाद अ बेटर नोन इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल इज एन एक्टिविटी ट्रैकर व्हिच टिपिकली डज समथिंग। देन ए आ रहा है हमारा मोर एडवांस वेरिएबल्स कलेक्ट डेटा ऑन अ पर्सनस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सिंक में जा रही हैं, बिल्कुल सेंस कर रही हैं एक के बाद एक। तो उसके बाद हमारा ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ई, डी और ए, ये बिल्कुल सही है। एंड एक हमारे पास पेयर था सी और बी। तो अभी हमें बस ये देखना है कि ई, डी और ए पहले आएगा या फिर सी और बी पहले आएगा। तो हम देखते हैं कि सी और बी के बाद अगर हमारा ई, डी और ए यहाँ पे लग जाए तो कैसा साउंड करेगा। तो देखते हैं डेवलपर्स ऑफ ई स्किन हाउएवर आर सेटिंग देयर गोल्स हायर। नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज अगेन मैंने जब आपको बताया था कि डेवलपर्स ऑफ ई स्किन आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म कभी भी पहले नहीं आएगी, ओपनिंग स्टेटमेंट कभी भी सी नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें शॉर्ट फॉर्म्स आ रही है। एंड इसमें हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन को हम ई स्किन बोलेंगे आगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। हमारे पास बचता है करेक्ट पैटर्न ई, डी, ए, देन सी एंड देन बी। तो यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस हमने देखा कि अगर ये 5 सेंटेंसेस वाला भी क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसमें लग सकता है बिकॉज हमारे पास कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 10-20 सेकंड्स का ही फर्क पड़ेगा। अगर हम हिंट्स जल्दी जल्दी पिकअप कर लेते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ में तो हमारा कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो दूर की बात है, बल्कि इसमें सारे में हमारा फुल मार्क्स आ जाएंगे। सो गाइस दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं श्योरली पॉजिटिवली डेफिनेटली होप करूंगा कि आपका ये वाला तरीका काम आ जाए, और अगर काम आ जाए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी इससे हेल्प हो गई। और जाने से पहले एक प्रो टिप ये है कि रीऑर्डर पैराग्राफ थोड़ा सा टफ या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसमें आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। यू माइट हैव टू गिव इट 1 वीक और 1.5 वीक, सिर्फ उसी को देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिएगा, इसमें आपका डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होएगा ही होएगा। मेरे वाले तरीके से अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे विदाउट ड्रॉपिंग योर आंसर्स टू द आंसर बॉक्स तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।